इस साल पहले साल की तुलना में काफ़ी कुछ आपने बदलाव देखा होगा, तो आप 166 जो इनकम टैक्स डे 2025 है, इसको किस तरीके से देखती हैं? और आने वाला टाइम किस तरीके से और भी ज़्यादा टैक्स पेयर के लिए बेहतरीन होने वाला है? हाँ, आज हमने 166 इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया है। बेसिकली इन 1860 इनकम टैक्स एक्ट पहली बार इंडिया में अंग्रेज़ों ने लेवी किया था। वो थोड़ा टेम्परेरी टाइप का लेवी था। उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं काफ़ी सालों से। एक 1922 में हमारा एक्ट था, फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमने 1961 में एक नया एक्ट बनाया। तो इन सब के दौर से हमारा इनकम टैक्स एक्ट गुजर चुका है और आज हम काफ़ी काफ़ी बहुत कुछ एडवांस कर चुके हैं। जहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और वहाँ से आज जहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत कुछ एडवांसमेंट हो गया है। हमारे पास 8.5 करोड़ रिटर्न आ रहे हैं अभी, और इस साल का हमारा ग्रॉस कलेक्शन 27 लाख करोड़ था हमारा, तो टोटल कलेक्शन जो था। तो ऐसे मैं कह सकती हूँ कि हम जो हम्बल बिगिनिंग्स हमारे थे, जब हमने 30 लाख की रेवेन्यू कलेक्ट करी थी 1860 में, उसके हिसाब से आज हम काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं। मैम, इनकम टैक्स जो फाइल करने की डेट है वो बढ़कर 15 सितंबर हो गई है। तो ऐसे में जो टैक्स पेयर हैं उनको सहूलियत देने के लिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है क्या स्ट्रैटेजी बना रहा है? और जो पेंडिंग केसेज़ हैं उसको कम करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? जो ये डेट हमने बढ़ाया है, ये टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए ये डेट बढ़ाया है। तो उससे पहले जो टैक्स पेयर का रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा, वो हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। जैसे 26 एएस है या बाकी जो टैक्स पेयर स्पेसिफिक डेटा है, सब तैयार हो जाएगा। प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न की भी फैसिलिटी हम आजकल रखते हैं। तो इससे जब तक रिटर्न का ड्यू डेट का टाइम उनका आ जाता है, तो टैक्स पेयर काफ़ी कन्वीनियंटली अपने रिटर्न भर सकते हैं। कोई अगर उनको डाउट हो, तो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। आप वहाँ पे अभी आके देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे आस्क सेंटर्स भी हैं। हर बड़े इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर बड़े ऑफिस में आस्क सेंटर्स हैं। कुछ आपको और ऐसे दिक्कत हो आपके असेसिंग ऑफिसर से, आप आके सलाह ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि पेंडिंग केसेस का हम क्या कर रहे हैं। पेंडिंग मतलब मैं समझती हूँ कि जो अपील में जो केसेस पेंडिंग हैं, उनको निपटाने के लिए हम क्या कह रहे हैं, शायद ये आपका सवाल है। तो थोड़ा हम ये एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमने ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो शुरू किया और फेसलेस अपील स्कीम जो शुरू किया, तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह थे, उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से और कोविड की वजह से बीच में 2-3 साल हमारा डिस्पोजल नहीं हो पाया। तो उस वजह से थोड़ा बैकलॉग हमारा बढ़ गया है फर्स्ट अपील लेवल। सेकेंड अपील वगैरह में ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, फर्स्ट अपील लेवल में पेंडेंसी है। लेकिन पिछले साल फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जो नए केस आए थे, उससे ज़्यादा, कम से कम बॉम्बे में जो नए केस आए थे, उससे ज़्यादा हमने पुराने केस निपटाए। हमारा 28,000 केसेस का अपील का डिस्पोजल था फर्स्ट अपील में लास्ट ईयर, जबकि नए अपील उससे काफ़ी कम आए थे। 23 या 24,000 के करीब आए थे नए अपील। हमने उससे ज़्यादा डिस्पोजल किया है। इस साल भी हम वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। इस साल ऑलरेडी जो डिस्पोजल का जो स्पीड है, वो काफ़ी पिकअप कर चुका है बॉम्बे में और रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। तो इस बार तो उम्मीद है कि हम और भी ज़्यादा डिस्पोज कर पाएंगे। तो मे बी इन अ ईयर और टू हम जो पुरानी जो बैकलॉग हमारी डेवलप हो गई है, उसको निकाल लेंगे। इन द मीन वाइल और हम बहुत से अदर स्कीम्स ला रहे थे, जैसे विवाद से विश्वास लाए थे। अभी भी ये छोटे टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक कमिटी है। वहाँ पे छोटे टैक्स पेयर्स जिनका डिस्प्यूट 10 लाख के अंदर है, वो लोग जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कीम भी आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन अ ईयर और टू ये जो पूरा बैकलॉग है हमारा, मैक्सिमम इसी साल में हमारा कम हो जाएगा। मैम, जो टैक्स कलेक्शन है देश भर में सबसे अधिक मुंबई में होता है, और यहाँ पर ऐसे में आप पर्सनल टैक्स पेयर और कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स के बीच में कैसे संतुलन बनाएंगे? देखिए, जो हम इनकम टैक्स में टैक्सेशन करते हैं, वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह से है या इकोनॉमिक कंडीशन जैसे प्रिवेलिंग है, उसी के हिसाब से वो टैक्स बनता है। तो हम टैक्स के लिए अलग से कुछ इसके लिए चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज अ कंट्री ग्रोज, एज एन इकोनॉमी एडवांसेस एंड जितना जितना डेवलपमेंट ज़्यादा होता जाता है, तो पर्सनल इनकम बढ़ता जाता है, ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे पिछले साल तक हमारा क्या था कि इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स कम था और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो हमारी रिसीट्स थी, वो ज़्यादा थी। अब इस साल 24-25 में पहली बारी हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स है, वो 13 लाख करोड़ के करीब था, वेरस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 12 लाख करोड़ के करीब था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम पर्सनल इनकम टैक्स वॉज मोर देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ये इसमें थोड़ा रेट वेट की वजह से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम हुआ, ये भी कह सकते हैं। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स को हमने उसमें भी काफ़ी एग्जम्पशंस बढ़ाए हुए हैं अभी। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी सिस्टम। तो
जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होती है, बड़ी इकोनॉमी में जो ओवरऑल जीडीपी ग्रो होती है, तो मोर पीपल कम अंडर टैक्स नेट, देन पर्सनल इनकम टैक्स कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल टैक्स नेट इंक्रीजेस। मोर देन दैट हमारा जो ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से भी बढ़ गया है। इस साल हमारा जो रेशो था 55% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू वाज फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये एक अलग और अच्छी चीज़ है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इट इज़ रिग्रेसिव इन द सेंस वो अमीर और गरीब पे दोनों पे एक ही तरह से अप्लाई करता है। रादर गरीब के डिस्पोजेबल इनकम पे ज़्यादा आहत लगती है उससे। ऑन द अदर हैंड जो इनकम टैक्स है वो प्रोपोर्शनली डील करता है। तो अगर इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ रहा है तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। तो आई वुड से कि ओवरऑल ये हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे ट्रैक पे जा रही है और उसी को ये सब चीज़ें दर्शाती है। मैम एक काफ़ी अहम सवाल है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर जो टेक्नोलॉजी है इस युग में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसकी हेल्प से किस तरीके से टैक्स पेयर को बेटर एक्सपीरियंस दे रहा है? हाँ, इसमें कई तरह से इनके फ़ायदे हो सकते हैं। एआई अभी नया-नया डेवलप हो रहा है, जो डिजिटाइज़ेशन है उसी से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आई थिंक दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें 8 लाख करोड़ रिटर्न जो है सब कंप्यूटर में ऑनलाइन फ़ाइल होते हैं और सबकी प्रोसेसिंग इमीडिएटली हो जाती है। और इस बार हमने साढ़े 7.5 करोड़ रिटर्न का हमने 24-25 में इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेसिंग किया है और हम रिफ़ंड भी सब इलेक्ट्रॉनिकली ही इशू कर रहे हैं। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है जो कि हम सारा रिटर्न ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर दूसरा हमने ये फेसलेस असेसमेंट और अपील स्कीम में स्टार्ट किया है। ये भी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से ही हो पाया है, जबकि टैक्स पेयर को कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अपने घर से ही जो उसको रिटर्न फाइल करना है और उसके आगे जो भी उसको रिटर्न फाइलिंग तो एक इनिशियल स्टेज हो गया। मान लीजिए उसके बाद में उसको उसका रिटर्न स्क्रूटनी में आता है और उसको और आगे टैक्स डिपार्टमेंट में आना पड़ता है, या उसका कोई रिफंड ड्यू है उसको कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, या उसका अपील इफेक्ट है वो करना पड़ता है। तो सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है आजकल। तो अगर हमारा जो इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें लॉगिन करें और वो डायरेक्टली जो करना चाहे करें। इट इज़ क्वाइट यूज़र फ्रेंडली और ऑफकोर्स इन चीज़ों में कोई लिमिट नहीं है। जितना हमने अभी यूज़र फ्रेंडली बनाया है, मैं ये नहीं कहती कि सबसे अच्छा बन गया है, अभी और इम्प्रूवमेंट करने की स्कोप है और हम लगातार इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी कोशिश यही है कि जो लार्ज नंबर ऑफ़ हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद हो। एट द सेम टाइम हमारे पर कभी कभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस नहीं है, तो हमें वो चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम उसका भी कोशिश करते हैं कि जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस उतना नहीं है वो कैसे अपना काम करेंगे। हमने अलग अलग आस्क सेंटर्स खोल रखा है। हम यहाँ पे बॉम्बे में एक मोबाइल सर्विस का भी हमने शुरू किया था लास्ट टाइम जब हमारे वित्त मंत्री यहाँ बॉम्बे आए थे। तो ये सब चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। मैम आपके माध्यम से मैं समझना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स जो फ्रीलांसर हैं या फिर वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ से कमाई कर रहे हैं, या फिर वो यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक या फिर एक्स के ज़रिए जो कमाई कर रहे हैं, तो उनका जो टैक्स भरने का प्रावधान है क्या वो आम टैक्स पेयर से अलग है और उनको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ITR फाइल करने के दौरान? देखिए, जो आप बता रहे हैं लार्जली यूट्यूबर या फ्रीलांसर, इनका जो इनकम होता है ये बिज़नेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम ही ये माना जाता है। तो जैसे सभी लोगों का बिज़नेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम पे टैक्स लगता है, उसी तरह से इनको भी अपना टैक्स भरना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं हमारे एक्ट में, जैसे आई थिंक एक सेक्शन 44 AD है जिसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स आप 8% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट्स पे आप को इनकम मान के उस पर टैक्स पे करते हैं। तो ऐसे कुछ प्रिजम्पटिव प्रोविजन हैं। अभी ये जनरलाइज्ड जवाब मैं आपके लिए नहीं दे सकती क्योंकि ये टैक्स भरना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो हर आदमी के कुछ पेक्यूलियर फैक्ट्स होंगे या कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो वन ब्रश के नॉट पेंट ऑल। बट एट द सेम टाइम ये ब्रॉडली यही है कि उनको ये बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम के कैटेगरी में आएगा। कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस है जैसे लीगल प्रोफेशन या डॉक्टर या आर्किटेक्ट, उनके लिए थोड़े अलग प्रावधान है। लेकिन ये टिपिकली जो ये यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसर हैं प्रॉबेबली ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इनके लिए ये 2 करोड़ से कम जब उनका टर्नओवर हो तो वो उस पर 8% वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे उसको इनकम मान के उस पर वो टैक्स भर सकते हैं। तो उनको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंटेशन फिर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बिल्कुल ब्रॉड आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि कोई और उनको एडवांटेजेस हों सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में, तो उनके इंडिविजुअल फैक्ट्स क्या हैं ये उनको देख के और तय करना चाहिए। अभी हम नए इनकम टैक्स एक्ट के साथ आ रहे हैं। इस साल 2025 में ऑलरेडी नया इनकम टैक्स एक्ट पेश
पेश हो चुका है पार्लियामेंट में, बहुत ही जल्दी वो लॉ के एक एक्ट के रूप में वो निकल के आएगा और 1/4/26 से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू रीड और उसमें जो सेक्शंस है वो सिंप्लीफाई किया हुआ है हमने और उसका लैंग्वेज भी बहुत ऐसा रखा है कि साधारण कोई भी उसको जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जानकारी नहीं रखता है वो भी उसको पढ़े तो वो इजीली समझ सकता है। इस तरह का हमने लैंग्वेज रखा है और प्रोविजंस भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन किए हुए हैं, तो आप उसका भी उसको भी देख के फ़ायदा ले सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट में लॉग इन करके बहुत कुछ देख सकते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर्म है वो वही काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक है। आप उसमें एक एक करके डिटेल भरते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि आपके केस में क्या करना है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप अपना जो भी बिज़नेस करें, मेरी पर्सनल सलाह ये रहेगी, एज ए इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं बता रही हूँ, एज अ पर्सनल और एज अ सीनियर मैं ये सलाह अपने बेटे को भी देती हूँ जो एक लॉयर है, कि आप जब कमाने लगते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम पहले खर्चे सारे कर लेते हैं और साल के आखिर में जब मार्च अप्रैल आता है तो तब टैक्स भरने की बारी आती है। तो भले ही हमने 30 लाख कमा लिए लेकिन ऑलरेडी हम 15 लाख जो है खर्चा कर चुके होते हैं। हम एक फॉरेन ट्रिप लेते हैं तो 10 लाख का खर्चा हो जाता है, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका जो टैक्स भरने का ऑब्लिगेशन है ये आपका एक एज अ सिटीज़न ये आपकी एक ड्यूटी है। तो इसके तरफ आप पहले से ही पैसा निकाल के रख दें। सरकार ने कहा ही है कि आप एडवांस टैक्स भरें, हर क्वार्टर अपने इनकम का एक जो भी आप एस्टिमेट लगा सकते हैं उसका एस्टिमेट लगा के आप एडवांस टैक्स में भर दें, ताकि साल के आखिर में जब आपको रिटर्न फाइल करना पड़े तब आपको लिक्विडिटी की क्रंच ना हो। आपने देखा कि भाई आपने पैसे बहन की शादी में करा दिए, कुछ और जो भी किया आपने अपनी शादी में खर्च किया, पता लगा भी लिक्विडिटी नहीं है टैक्स भरने के लिए, तो ये पोजीशन नहीं आनी चाहिए। आप अपने इनकम को स्मार्टली एस्टिमेट करिए। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सबसे मेरे हिसाब से मैंने जो जितना भी अपने 35 ईयर्स के करियर में देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स कटाने के चक्कर में या मैनिपुलेट करने के चक्कर में टाइम नहीं अपना वेस्ट करते, अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं और टैक्स जो रूल के हिसाब से जो बनता है, जो सही बनता है, ज़्यादा टैक्स करने की ज़रूरत नहीं। हमारा देश है, हम अपने देश के लिए टैक्स भर रहे हैं, किसी और के लिए टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो हमारा सही इनकम है उस पर हम टैक्स भरें और आगे अपने काम पे कंसंट्रेट करें। वी शुड नॉट लूज अवर फोकस ऑन वर्क एंड गेट अपसेस्ड अबाउट इनकम टैक्स फाइलिंग एंड अकाउंट मेंटेनेंस। तो अकाउंट मेंटेनेंस के लिए भी आजकल इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, आप उपयोग करिए उन सॉफ्टवेयर का। टैली वाली तो खुद से भी यूज़ किया जा सकता है। तो आप मेंटेन करिए अपना रिकॉर्ड, नीट एंड क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करिए और अपने बिजनेस ये जो आप यूट्यूबर और इनकी बात कर रहे हैं, आई थिंक दे आर इमेंसली टैलेंटेड। आई रियली अप्रिशिएट द इमेंस टैलेंट ऑफ दीज यूट्यूबर्स। अक्सर जब हमें अच्छे न्यूज़ चैनल्स में अच्छे न्यूज़ नहीं मिलते तो हम यूट्यूब की तरफ देखते हैं और वो उस गैप को बहुत अच्छे से फिल करते हैं। तो जो भी ये फ्रीलांसर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे आर डूइंग एन इमेंसली admirable job in the society. They are making valuable contribution. They should focus on their strong point, which is their creativity, which is their command on the subject, which is their knowledge and skill in the area. Tax का जो है आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना खर्च करें, जो आपका सही बनता है, आपके मन में आपको पता है कि आपकी क्या इनकम है, आप उसके हिसाब से टैक्स भरते जाइए और कंप्लाई ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फाइल विद इन टाइम। करना ही जब है तो लास्ट डे क्यों करें, 2-4 दिन पहले ही कर लें। तो कंप्लाई विद इन टाइम, पे टेक द मनी, कीप द मनी असाइड फॉर योर टैक्सेस बिफोर इटसेल्फ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग और एंड मोर कमाएं। जो हमारे यूट्यूबर भाई बहन या छोटे बच्चे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ और भी जो बिजनेस के हैं या प्रोफेशनल के हैं, आई वॉन्ट देम टू earn well and prosper well in life. So you earn well and don't waste your time in doing all this. ये आप भरते जाइए आराम से और बिजनेस पे खूब तरक्की करिए और देश को और अच्छा बनाने के लिए आप अपना योगदान बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।